हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करने वाले हैं, जिसके कुछ टॉपिक्स हम अपनी लास्ट की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। आप वहाँ से बायोलॉजी की सभी टॉपिक्स की वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जेनेटिक कोड की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात हम कर रहे थे जेनेटिक कोड की, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जब हमने देखिए ट्रांसक्रिप्शन की बात की थी, तब हमने ये बोला था कि जो डीएनए होता है उस पर से आरएनए बनता है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो आरएनए हमारे पास बन करके आया था उस पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, राइट, अमीनो एसिड्स का बनना, मतलब कि पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स का बनना, उसी को हम क्या है ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो कह रहे हैं, राइट। तो सिंपली हम क्या बात कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि ऐसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र है वो हो रहा है कहाँ से, एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है उस पर से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स की तरफ को ये ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। उस प्रोसेस को ही ट्रांसलेशन कहा गया है। उसके बाद नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटरी एग्जिस्ट बिटवीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थ्योरेटिकली। अब यहाँ पे जो मतलब कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री सी चीज़ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती है न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच में, राइट। जैसे हमने पीछे ट्रांसक्रिप्शन में ये देखा था कि जब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स अलग हो रहे थे तो उनके जो है कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड आ रहा था, जिनके बीच में कुछ जेनेटिक कोड्स जो हैं या न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो खुद फॉर्म हो रहे थे, बेस पेयर्स, राइट। इसी वजह से हमारे पास क्या है कि एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जो है वो हमारे पास आ रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री जैसी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड्स के बीच में, राइट। These exists ample evidences through to support the notation that change in nucleic acid जो genetic material है हमारा were responsible for change in अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स, राइट। तो अब यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात क्या है कि अगर न्यूक्लिक एसिड में कोई चेंज आता है, देखिए यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी कोई न्यूक्लिक एसिड में चेंज आता है तो वही चेंज जो है वो अमीनो एसिड्स में भी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। अमीनो एसिड्स जो है वो कहाँ है, वो प्रोटीन्स के अंदर हैं, राइट, क्योंकि अभी हमें क्या सिंथेसिस करना है, हमें प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। तो अगर कोई न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ रहा है, वही चेंज जो है अमीनो एसिड के अंदर भी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। दिस लेड टू द proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acid during synthesis of protein, right। बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है कि यही जो चीज़ है, जैसा जेनेटिक कोड होगा, राइट, वो सीधा किसकी सीक्वेंसिंग कर रहा है, वो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग करेगा ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब कि जैसा जेनेटिक कोड उसे बोलेगा कि भाई ये वाला मुझे प्रोटीन चाहिए, तो अमीनो एसिड जो है वो उसी तरह से सीक्वेंस बना करके उसको प्रोटीन है प्रोवाइड करवाएगा, राइट। इट वॉज जॉर्ज गैमो, राइट। तो ये साइंटिस्ट का आप नाम याद रख लीजिए, जॉर्ज गैमो जो थे, ठीक है। उन्होंने वैसे तो वो फिजिक्स थे, ठीक है, जो मतलब फिजिक्स के स्टडी करते थे वो, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास 4 बेस पेयर होते हैं, राइट। हमने ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ लिया है, एडिनोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और अगर आरएनए की बात है तो यूरासिल होगा थाइमीन की जगह पे, राइट। ये हम लास्ट वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो ये 4 बेस पेयर्स के बारे में जॉर्ज गैमो ने ही हमें बताया था, राइट। एंड इफ़ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स, तो ये जो 4 बेस पेयर्स हैं
यही हमारे जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए ये कोड करते हैं, राइट। अगर इन 4 बेस पेयर्स को हमारे 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करना है तो वहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ बेस पेयर्स जो है वो देखने को मिलेगा, राइट। किस तरह का होता है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। He suggested that in order to code for all 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotide। अब उन्होंने ये बताया कि अगर उनको सभी जो हमारे 20 अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए कोड करना है तो हर एक अमीनो एसिड्स के लिए एक 3 न्यूक्लियोटाइड वाला कोड जो है वो सिंगल एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, राइट। कैसे करता है वो हम आगे समझेंगे। दिस वॉज अ वेरी बोल्ड proposition because a premature combination of 4 raised to power 3 would generate 64 codons, generating many more codons than required, right। तो ये बहुत ही बोल्ड सी प्रपोजिशन थी, राइट। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको देखने को मिलता है अगर आप 64 कोडोन्स को जनरेट करना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वॉज अ ट्रिपलेट। अब ये प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि जो कोडोन है वो 3 की ट्रिपलेट में होता है, मतलब 3 के सीक्वेंस में होता है, राइट। तो ये खुद में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल एक टास्क था, राइट। और द केमिकल मेथड डेवलप बाय हरगोविंद खुराना वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन synthesizing RNA molecule with defined combination of bases, राइट। तो यहाँ से क्या है, केमिकल मेथड जो था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, हरगोविंद खुराना के द्वारा वो डेवलप किया गया, राइट। जिससे हम क्या डिफाइन कर सकते थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेस पेयर्स हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद मार्शल एंड नेरिनबर्ग्स की बात हुई, राइट। तो मार्शल नेरिनबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम फॉर protein synthesis finally helped the code to be deciphered। अब यहाँ पे क्या बात हुई है कि जो मार्शल नेरिनबर्ग थे, राइट, उन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम जो है वो डेवलप किया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे कि हम फाइनली किस तरह से जो कोडोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल करके एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, उसको हम स्टडी कर पाए, राइट। उसके साथ ही साथ यहाँ पे सवेरो ओचा एंजाइम की भी बात हुई है। तो ये सवेरो ओचा एंजाइम जो है इसको आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज के लिए जो है ये हेल्प करता है, राइट। तो ये इसका फंक्शन भी आप याद रखिए कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, राइट। और was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner, right। मतलब कि enzymatic synthesis of RNA जो है वो हम इसके थ्रू कर सकते थे। ये जो एंजाइम है इसका आप नाम याद रख लेंगे। अब अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने भी बात की थी कि ट्रिपलेट्स में जो है वो कोडोन होते हैं, राइट। तो फर्स्ट लेटर जो है वो आपको इन कोडोन्स का इस तरह से देखने को मिलेगा, या तो UCAG ये फर्स्ट लेटर है, राइट। और सेकंड लेटर जैसे कि UCAG, और इस तरह से जो थर्ड लेटर है वो आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। अब ये बीच में क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ में पनेट स्क्वायर में हमने देखा था, जिस तरह से हम पनेट स्क्वायर में जो हमारे पास एलिल्स बन करके आते हैं या ट्रेट्स बन करके आते हैं उनको हमने बनाना सीखा था, ये भी उसी तरह से होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट देखेंगे U और U, राइट, तो ये U और U, राइट। तो ट्रिपलेट्स में इस तरह से कोडोन्स होते हैं। और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सभी के सभी अमीनो एसिड्स के लिए ये कोड कर रहे हैं, राइट। तो कुछ आपको मेन यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, कई बार पूछ लेता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ये 3 कोडोन्स तो आप याद ही रख लीजिए कि कौन कौन से कोडोन्स हैं जो स्टॉप कोडोन्स हैं, राइट, जिनका कुछ पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, बस वो एक स्टॉप कोडोन्स हैं। तो इनको आप याद रख लीजिए, कई बार इनके ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है, राइट। कौन कौन से स्टॉप कोडोन्स हैं, जैसे कि UAA है, UAG है और UGA है,
राइट। तो इस टेबल से आप इसको याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर एज फॉलोज। अब जेनेटिक कोड के कुछ सैलिएंट फीचर्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं उनको हम जान लेते हैं। द कोडोन इज ट्रिपलेट, राइट। तो हमने पढ़ लिया है कि कोडोन क्या होते हैं, ट्रिपलेट में होते हैं, हमेशा 3 के सीक्वेंस में होते हैं। 61 कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स एंड 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडोन। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पूरे कोडोन्स होते हैं उनमें से 61 कोडोन्स जो है वो हमारे अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, पीछे टेबल में ही आप देख चुके हैं। और बाकी बचे वो जो 3 कोडोन हैं, राइट, वो क्या करते हैं, वो स्टॉप कोडोन्स होते हैं, उनका कोई भी किसी भी अमीनो एसिड के लिए वो कोड नहीं करते। उनका फंक्शन क्या है, वो सिर्फ किस तरह से एक्ट करते हैं, स्टॉप कोडोन्स की तरह सिर्फ एक्ट करते हैं, राइट। तो ये 3 कोडोन्स कौन से हैं ये आप याद रख लेंगे। दूसरा हम देखते हैं, 1 कोडोन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, हेंस इट इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक, राइट। तो हर जो कोडोन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि एक कोडोन जो है वो 3-3, 4-4 अमीनो एसिड बना देगा। हर एक कोडोन जो है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए ही, एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक भी कहते हैं या फिर अनएम्बिगियस भी कहते हैं, राइट। उसके बाद थर्ड है, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट, राइट। कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं, राइट, वो कोड किए जाते हैं एक या एक से ज़्यादा कोड से, एक या एक से ज़्यादा कोडोन से, राइट। मतलब कि इसका एग्जाम्पल जो है वो हम आगे समझते हैं। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान में रख लीजिए कि अगर एक कोडोन है, जैसे कि UGA, मैंने कोई कोडोन लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो कोडोन है ये किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करना चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसको, जैसे कि मान लेते हैं हम इसको वैलीन के लिए कोड करना चाहिए था, लेकिन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई और कोडोन है, जैसे कि UCA लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी वैलीन के लिए कोड कर रहा है, राइट। तो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए हमने ये पढ़ा था कि एक ही जो कोडोन है वो कोड करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैलीन के लिए एटलीस्ट, मतलब अलग अलग कोडोन्स जो हैं वो कोड कर रहे हैं, राइट। लेकिन एक कोडोन जो है वो सिंगली एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये अमीनो एसिड 2 या 3 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करे, राइट। इसको हम आगे भी समझेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं। द कोडोन इज रीड इन mRNA इज अ कॉन्टिन्यूअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशंस। अब देखिए ये क्या कह रहा है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस फैशन का मतलब समझिए। मान लेते हैं कि ये 2 देश हैं, मतलब कि इस तरफ कोई देश है और इस तरफ कोई देश है, राइट। तो ये जो बीच में बॉर्डर लाइन आपको दिख रही है, राइट, अब यहाँ से ये कंट्री मान लेते हैं कि इसके साथ टच भी नहीं हो रही है, लेकिन ये फिर भी इसके साथ जुड़ी हुई है, राइट। तो उसी तरह से जो कोडोन्स होते हैं वो भी mRNA जो है उनको, mRNA के अंदर उनको रीड किया जाता है इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस फैशन से। मतलब कि मान लेते हैं कि अगर इस तरह से कोडोन्स जो है UAG इस तरह से पड़े हुए हैं, वो इनको टच भी नहीं करते हैं, राइट। जो रीडिंग करने वाला, आगे हम पढ़ेंगे कि कौन रीड करता है। तो अभी फ़िलहाल अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि जो रीड करता है वो इन कोडोन्स को टच भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी इनके कांटेक्ट में आता है, राइट। उसी चीज़ को कॉन्टिन्यूअस फैशन कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, राइट। जो भी कोड है वो यूनिवर्सल है। मतलब कि अगर, जैसे अभी हमने बात की थी कि UAG करके कोई कोडोन है, वो अगर वैलीन के लिए कोड कर रहा है तो वो वैलीन के लिए ही कोड करेगा हर एक ऑर्गेनिज्म में, राइट। जैसे कि बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक UUU एक कोडोन है जो कि फिनाइल एनिलीन के लिए
ये कोड करता है, राइट। तो ये आप ध्यान में रख लेंगे, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि यू कोडोन जो है वो किसके लिए किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो ये आप याद रखेंगे, राइट। तो इसी तरह से हर एक कोडोन जो है वो यूनिवर्सली सेम ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये साइंस है, तो साइंस में एक्सेप्शंस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंडेड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन एंड सम प्रोटोजोन्स, राइट। कि जो माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ के जो कोडोन्स होते हैं उसमें ही कुछ आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, और कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, AUG हैज़ डुअल फंक्शन। अब देखिए ये जो AUG कोडोन है इसके दो फंक्शंस हैं, राइट। इट कोड्स फॉर मिथोनिन, राइट। तो मिथोनिन के लिए ये कोड करता है, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन, जिसको हम स्टार्टिंग कोडोन भी कहते हैं, राइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि स्टार्टिंग कोडोन कौन सा होता है, तो वहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे, AUG, राइट। तो ये स्टार्टिंग कोडोन भी है, और ये किसके लिए, कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो मिथोनिन। जो यू है ये किसके लिए कोड करता है, फिनाइलएनिलीन, राइट। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। तो देखिए म्यूटेशन की बात तो हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोस में भी की थी, जब हम बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं कि इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन अ सेगमेंट ऑफ DNA आर इजी टू कॉम्प्रिहेंड। देखिए कई बार क्या होता है, देखिए म्यूटेशन क्या थी, हमने ये कहा था कि कोई स्पेसिफिक सा चेंज जो है वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से कोई बदलाव आपको ह्यूमन बीइंग के अंदर या उसके बॉडी पार्ट्स में, राइट, देखने को मिल सकता है, राइट। अब इसकी वजह से कोई डिजीज़ भी हो सकती है, या ये अच्छा चेंज भी हो सकता है। अब यहाँ पे वही चीज़ ये दोहरा रहा है कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ डिलीशन आपको अगर देखने को मिल जाए, या फिर कुछ DNA सेगमेंट्स में या इन कोडोन्स में कुछ रीअरेंजमेंट अगर हमें देखने को मिल जाए, तो एक तो हम इसको ईजिली डिटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, राइट। और कई बार क्या है, हम इनको क्योर भी कर पाते हैं। It may result in loss or gain of a gene and so a function, right। तो अब मैंने वही आपको कहा कि ये अच्छा भी हो सकता है, मतलब हमें कोई जीन का लॉस भी देखने को मिल सकता है, और कोई अच्छी जीन हमें उसका गेन भी देखने को मिल सकता है। और क्योंकि वो जीन है तो वो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये जीन स्पेसिफिक इस फंक्शन के लिए कोड कर रही है। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हेयर, राइट। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट म्यूटेशन है उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से ये होती है, राइट। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज of a single base pair in the gene for beta globulin chain that result in the chain of amino acid residue glutamate to valine, right। तो अब देखिए एक क्लासिकल सा जो एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, वो क्या है, हमने पढ़ा था कि पॉइंट म्यूटेशन में एक सिंगल बेस पेयर जो होता है, राइट, जीन के अंदर, उसमें कुछ चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है उसमें आपको क्या चेंज देखने को मिलता है कि जो अमीनो एसिड रेजिड्यू है ग्लूटामेट, राइट, इस ग्लूटामेट की जगह पे वैलीन ऐड हो जाता है, राइट। ये चेंज आपको देखने को मिलेगा, और जब ग्लूटामेट की जगह पे ये वैलीन आपको अमीनो एसिड रेजिड्यू देखने को मिलेगा, ये जब बनेगा अमीनो एसिड, तो ये रिजल्ट क्या करेगा, तो ये एक डिजीज़ कॉज करता है, जिसको हम सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे ऐड किया है। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल ब्लड सेल हमारा इस तरह से दिखता है, राउंड सी शेप में, राइट। लेकिन क्योंकि ग्लूटामेट की जगह पे यहाँ पे वैलीन आ गया है, तो यहाँ पे सेल की शेप चेंज कर देता है ये, तो इस तरह की सिक्कल सेल जो शेप है, सिक्कल की तरह जो शेप है यहाँ पे सेल की हो जाती है, राइट। तो ये एक डिजीज़ है। कैसे होता है, तो बेस पेयर्स में ये
सिंगल जो म्यूटेशन है, हमें पॉइंट म्यूटेशन जो है वो देखने को मिलती है, जहाँ पे जो ग्लूटामेट की जगह पे कौन ऐड हो जाता है, वेलिन ऐड हो जाता है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। Insertion or deletion of one or two bases change the reading frame from the point to point of insertion or deletion. However, such mutations are referred to as frame shift insertion or deletion mutation. राइट तो अब ये देखिए क्या बात कर रही है कि जहाँ से आपको चेंज देखने को मिल रहा है, जहाँ से आपको कोई इंसर्शन या फिर कोई डिलीशन देखने को मिल रही है, वहीं से पूरा का पूरा जो फ्रेम है आगे का, राइट, जैसे ये यू जी ए इस तरह से चल रहा था, अब ए पे कुछ इंसर्शन या फिर डिलीशन हमें देखने को मिली। अब इसके बाद से जितना भी रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो गया, राइट, उसमें कुछ चेंज जो है वो देखने को हमें मिला, राइट। तो इसको हम लोग एक तरह से फ्रेम इंसर्शन या फिर डिलीशन भी कह सकते हैं, राइट। इस तरह की जो म्यूटेशंस होती हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ए की जगह पे अगर कुछ जी ऐड हो जाएगा तो हो सकता है ना ये किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड करना शुरू कर दे, तो इसके आगे के सीक्वेंसेस को भी इसकी वजह से इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इसको हम फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन भी कहते हैं, राइट। ये भी एक तरह की म्यूटेशन है। Insertion or deletion of 3 or its multiple bases insert or delete one or more multiple codon, hence one or multiple amino acid, and reading frame remains unrelated from the point onwards, right। तो जो ये इंसर्शन और डिलीशन हो रही है, या तो तीन की या फिर बहुत सारे बेसिस की, राइट, या उसी तरह से इंसर्शन और डिलीशन हो रही है किसी एक कोडोन की या फिर बहुत सारे कोडोन्स की। तो इस तरह की जितनी भी इंसर्शंस और डिलीशंस हो रही हैं, ये सभी क्या हैं, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस हैं, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशंस हैं, राइट। अब हम लोग टीआरएनए की बात करते हैं। टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, राइट। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक, राइट, that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acids, because amino acids have no structural specialties to read the code uniquely, right। तो देखिए ये क्या बात कर रहा है कि शुरुआत से ही जो फ्रांसिस क्रिक थे उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी थी कि कोई मैकेनिज़्म है जो कि कोड्स को रीड करता है, क्योंकि अमीनो एसिड्स का खुद का कुछ स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है, राइट। तो इस चीज़ ये कैसे हो रहा है, कोई ना कोई तो मैकेनिज़्म है बीच में जो छूट रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ये एक पॉस्टुलेट भी उन्होंने दिया था। ही पॉस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो सीधी सीधी बात उन्होंने ये कही कि कुछ मैकेनिज़्म यहाँ पे है जो इन कोडोन्स को रीड करता है और एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स जो है वो बनता है, क्योंकि अमीनो एसिड्स का खुद का कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है। तो सीधी बात उन्होंने इस अडेप्टर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस की ही की थी, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ डिस्कवर्ड नहीं थी, राइट। दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, राइट। तो अब उन्होंने ये चीज़ बताई कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो एक हाथ वाली साइड आप देखेंगे तो वो रीड करती है, और दूसरे हाथ से वो क्या कर रही है, वो कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के साथ जा करके बाइंड कर रही है, राइट, क्योंकि कोडोन्स बाइंड करेंगे तभी अमीनो एसिड्स बनेंगे। द टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए, राइट। तो टीआरएनए को उस समय पे क्या कहा गया, या उसके बाद क्या कहा गया, सॉल्युबल आरएनए was known before the genetic code was postulated, right। तो ये कहीं ना कहीं जेनेटिक कोड से पहले ही पॉस्टुलेट कर दिया गया था कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इन जेनेटिक कोड्स को या इन कोडोन्स को जो है वो रीड आउट करने में हेल्प कर रही है, और एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो है वो हमारे पास बन करके आ रहा है। हाउएवर इट्स रोल एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल वाज असाइंड मच लेटर। बाद में, क्योंकि देखिए पॉस्टुलेट ये पहले ही हो गया था,
लेकिन जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है इसको बहुत बाद में डिस्कवर किया गया कि जो टीआरएनए है वही ये सारा काम कर रहा है, राइट। अब टीआरएनए हैज़ एन एंटी कोडोन लूप। अब यहाँ पे एक एंटी कोडोन लूप होता है, तो ये डायग्राम भी आप साथ में देखते हुए चलेंगे। ये है आपका एंटी कोडोन लूप। ये किसके एंटी कोडोन है? ये जो आपका कोडोन यहाँ पे आरएनए पे पड़ा है, इसके ये एंटी कोडोन जो है वो लेकर के आएगा। इसके पास एक एंटी कोडोन लूप होता है दैट हैज़ बेस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। तो अब इनके कॉम्प्लीमेंट्री, जो आरएनए पे कोडोन प्रेजेंट है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आपको कोडोन्स जो है वो देखने को मिलेंगे टीआरएनए के पास। एंड इट ऑल्सो हैज़ एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच इट बाइंड्स टू अमीनो एसिड्स, राइट। तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी होता है, राइट। तो ये है वो जो कि किसके साथ बाइंड होता है, वो किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ जाकर के बाइंड होता है, राइट। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड्स। तो हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग, मतलब अलग अलग तो नहीं, पर हर एक अमीनो एसिड्स के लिए एक टीआरएनए जो है वो स्पेसिफिक होता ही होता है कि उसके साथ वो जुड़ा होगा, राइट। For initiation, there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA, right। तो हमने जैसे इनिशिएटर कोडोन की बात की थी, स्टार्टिंग कोडोन की बात की थी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कोडोन के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसको हम इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं, राइट। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन्स। तो जहाँ पे हमने स्टॉप कोडोन्स पढ़े थे उनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, क्योंकि वो किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते हैं, राइट। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज़ बीन डेपिक्टेड दैट लुक्स लाइक अ कवर लीफ। तो ये दिखने में, स्ट्रक्चरली दिखने में कैसे होते हैं कि एक क्लोवर लीफ की तरह इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो क्लोवर लीफ कुछ इस तरह से दिखता है, राइट। आपने देखा होगा इसे गुडलक, शायद गुडलक फ्लावर भी कहा जाता है, या गुडलक चाम भी इसको कहा जाता है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, राइट। तो एक्चुअली में जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैसा दिखता है, ये एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है जो एल शेप का, इन्वर्टेड एल शेप का जो है वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं टीआरएनए के बारे में। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको टीआरएनए के बारे में होनी चाहिए। और आप चीज़ें याद रखेंगे कि जो स्टॉप कोडोन हैं उनके पास टीआरएनए नहीं होते हैं, और जो इनिशिएटर कोडोन है उनके पास स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसको हम इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।